सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, ये MPTET, CTET और भी जो TET होती हैं UPTET, उनके लिए वीडियो है। और इसके साथ में UPTGT और PGT के लिए भी अपन वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, 4-5 दिन का गैप हो गया दिवाली के इससे, और थोड़े से काम भी थे तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना अभ्यास जारी रखें। कई लोगों ने तैयारी बंद सी कर दी होगी क्योंकि बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं परीक्षा को लेकर, लेकिन निरंतर अभ्यास जो करेगा वो सफल रहेगा। तो आप तैयारी निरंतर रखें और प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। एक बार पूरा सिलेबस जो आपका है वो लगा लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और कोशिश ये है कि इसके पहले जो कुछ वीडियो अपलोड हुए हैं संस्कृत के, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देखें। और मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, जो आपको वर्ग 3 है जैसे, तो वर्ग 3 के लिए मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना देता हूँ। तो जितने भी यूट्यूब पर वीडियो मेरे अपलोड हैं वो सारे के सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट में कर दूँगा, कि संस्कृत के जितने भी जो आपको वहाँ पर पेडागोजी है वो भी अलग अलग प्लेलिस्ट रहेंगी सबकी, लेकिन एक प्लेलिस्ट ऐसी रहेगी जहाँ पर सब कुछ रहेगा, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, जो भी अपलोड हैं पहले से वो सारे के सारे। और जो वीडियो आपको वर्ग 3 के लिए काम में आने वाले हैं वो, और जो UPTGT PGT का है तो वो अलग सिलेबस के अनुसार एक अलग से उनकी भी रहेगी, तो उस प्लेलिस्ट में उनके लिए डाल देंगे। तो एक बहुत अच्छा कार्य रहेगा। चलिए आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अधस्तनेषु कतमः साहित्यस्य उदाहरणम, मतलब कि नीचे दिए गए में कौन सा साहित्य का उदाहरण है। ऑप्शन पहला दिया है मिष्टान्नस्य निर्माण विधि, मतलब कि मिष्टान्न निर्माण की विधि, मिठाइयाँ बनाने की विधि, पहला। दूसरा दिया है निबंधः, निबंध। तीसरा दिया है शब्दकोशः, शब्दकोश। और व्रतपत्रे विज्ञापनम, वृत्तपत्र पर विज्ञापन। तो सही क्या रहेगा। साहित्य का उदाहरण पूछा है तो जो निबंध है ये दिया हुआ है, निबंध, ये सही उत्तर रहेगा। ये साहित्य का उदाहरण है, क्योंकि साहित्य जो है वो प्राण कहा जाता है। साहित्य एक हिसाब से कहें तो भाषा का प्राण है, तो यही रहेगा सही उत्तर। और जो ये विकल्प दिख रहे हैं ये बिल्कुल से अलग हैं, तो सही क्या रहेगा, ये वाला जो दिया हुआ है निबंध रहेगा सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर दिया है उद्गामी साक्षरतायाम अधस्तनेषु कस्य क्रियाकलापस्य सन्निवेशः भवति। मतलब उद्गामी साक्षरता जो है, तो उद्गामी साक्षरता में नीचे दिए गए में अधस्तनेषु, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो अधः है, तो अधः मतलब होता है नीचे, तो नीचे दिए गए में कस्य क्रियाकलापस्य सन्निवेशः भवति, किस क्रियाकलाप का सन्निवेश होता है। पूरा प्रश्न देख लेते हैं। उद्गामी साक्षरता में नीचे दिए गए क्रियाकलाप में किसका सन्निवेश होता है। पहला ऑप्शन दिया है वर्णमालायाः अक्षर लेखनम, वर्णमालाओं का अक्षर लिखना या फिर वर्णमाला के अक्षरों को लिखना। दूसरा पठनम कूटानुवादम च, पढ़ना और कूट का निर्माण करना, दूसरा दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन दिया है लेखनी घर्षणम अस्पष्ट शब्दोच्चारणम च, लेखनी का घर्षण और अस्पष्ट शुद्धोच्चारण, तीसरा ऑप्शन दिया है। मतलब लेखनी का घर्षण कैसा, कि लेखनी का हिलन डुलन करना वो होता है लेखनी का घर्षण, और अस्पष्ट शुद्धोच्चारण मतलब कि शुद्ध उच्चारित ना करना, किंचित अशुद्ध उच्चारण करना, वो अस्पष्ट उच्चारण हो जाएगा। चौथा दिया है गायनम नृत्यंच, मतलब गायन करना और नृत्य करना आदि। तो ये तो उद्गामी साक्षरता जो है सी रहेगा सही। उद्गामी साक्षरता के अंतर्गत ये क्रियाकलाप आते हैं कि लेखनी का घर्षण करना और अस्पष्ट उच्चारण, अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण, तो ये रहेगा सही। उद्गामी साक्षरता को ये बताता है। आगे चलते हैं। भाषाधिग्रहण समये धारा प्रवाहिता नाम, मतलब कि भाषा के ग्रहण करते समय धारा प्रवाहिता क्या है, ये बताना है। धारा प्रवाहिता किसे कहेंगे। ऑप्शन पहला दिया है सहजतया संभाषणम पठनम लेखनम च,
मतलब कि सहज रूप से संभाषण करना, पढ़ना और लिखना, क्या ये रहेगा? या फिर शुद्धतया लेखनम, शुद्ध रूप से लिखना, क्या ये रहेगा? या फिर व्याकरणे दक्षता, व्याकरण में दक्षता हो, ये रहेगा? या फिर सम्यक उच्चारणम, या फिर उच्चारण क्षमता। तो जब भी भाषा अधिग्रहण के समय में धारा प्रवाहिता कहेंगे, तो यदि भाषा का ग्रहण विद्यार्थी कर रहा होता है तो उस समय भाषा पर स्वाभाविक रूप से रुचि, बोलने का कौशल और पढ़ने और लिखने की भी जो अभिरुचि है, तो ये सभी के सभी भाषा अध्ययन की धारा प्रवाहिता के संकेतक कहलाते हैं। तो जो पहला दिया हुआ है ये कि सहज रूप से संभाषण हो, पढ़ना हो और लिखना हो, तो ये धारा प्रवाहिता कहलाएंगे, भाषा के अधिग्रहण के समय में धारा प्रवाहिता। आगे चलते हैं। अधस्तनेषु कस्मिन् विधौ मातृभाषाणां व्यवधानं न अपेक्षते, मतलब नीचे दिए गए में किस विधि में मातृभाषा का व्यवधान न अपेक्षते, मातृभाषा का व्यवधान अपेक्षित नहीं होता है, ये पूछा है। ऑप्शन पहला दिया है द्विभाषीय विधौ, द्विभाषी विधि में, बाइलिंगुअल मेथड है उसमें, या फिर श्रव्यभाषीय विधौ, श्रव्यभाषीय विधि में, ऑडियो लिंगुअल मेथड, या फिर स्वाभाविक विधौ, नेचुरल मेथड होता है ये, या फिर प्रत्यक्ष विधौ, डायरेक्ट मेथड जिसे कहते हैं उसमें। तो सही उत्तर क्या रहेगा? प्रत्यक्ष विधौ, मतलब कि प्रत्यक्ष विधि से कभी भी भाषा का व्यवधान नहीं होगा, बल्कि अन्य जो 3 विकल्प हैं इनसे मातृभाषा का व्यवधान अपेक्षित है और सिद्ध भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष विधि है वो मातृभाषा का अवबोधक है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ये वाला प्रत्यक्ष विधौ, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। कविता पठनस्य उद्देश्यमस्ति, कविता पठन का उद्देश्य है, क्या है कविता पठन का उद्देश्य? अनुभूतीनां विचाराणां च बोधः, अनुभूति और विचारों का बोध। धारा प्रवाहस्य शुद्धतायाः च विकासः, धारा प्रवाह और शुद्धता का विकास, या फिर धारा प्रवाह की शुद्धता का विकास। कवितायाः कंठस्थीकरणम, कविता का कंठस्थीकरण करना, या फिर उच्चारण विकासः, उच्चारण विकास। तो सही क्या रहेगा? देखिए, कविता पठन के उद्देश्य को पूछा है, और जब कविता का पठन होगा तो भाव, विभाव, अनुभाव, ये संचारी भाव, इनका उद्वेलित होना स्वाभाविक है। तो पढ़ते समय ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, रस आता है। तो कविता का उद्देश्य क्या होगा? अनुभूतीनां विचाराणां च बोधः, मतलब कि अनुभूतियों का और विचारों का बोध ही कविता पठन का उद्देश्य है। जब मन आह्लादित हो उठे, वो कहते हैं ना, वही वाला, जब सा हृदय के हृदय में स्थित, वो वाला। आगे, कथा श्रवण विधि शिक्षार्थिनां कृते सहायकः भवति, कथा श्रवण विधि जो है वो शिक्षार्थियों के लिए सहायक होती है। कृते मतलब होता है लिए, तो कथा श्रवण बिल्कुल हिंदी में ही लिखा हुआ है, कथा श्रवण विधि ही शिक्षार्थिनां मतलब शिक्षार्थियों के, कृते मतलब लिए, तो शिक्षार्थियों के लिए सहायकः, सहायक, भवति मतलब होती है, सहायक होती है। तो कथा श्रवण विधि शिक्षार्थियों के लिए सहायक होती है। ऑप्शन पहला दिया है, क्यों सहायक होती है? तो श्रवण मात्रस्य कौशलस्य विकासार्थम, श्रवण मात्र कौशल के विकास के लिए, या फिर संभाषण मात्र कौशल के विकास के लिए। तीसरा दिया है श्रवण संभाषण कौशल विकासार्थम, श्रवण और संभाषण कौशल के विकास के लिए, या फिर पठन लेखन कौशल विकासार्थम, पठन और लेखन कौशल के विकास के लिए। तो जो कथा श्रवण विधि है, कथा श्रवण विधि किस लिए होती है? श्रवण और संभाषण कौशल के विकास के लिए। मतलब कि जो शिक्षण है, शिक्षण में बहुत सारी विधियां हैं, जिन विधियों में जो कथा श्रवण विधि है ये एक प्रमुख विधि मानी जाती है। यदि शिक्षार्थी इस विधि का प्रयोग करता है या फिर शिक्षार्थी पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो इससे शिक्षार्थी के संभाषण और श्रवण कौशल का विकास होता है। तो यहाँ पर सही क्या रहेगा कथा श्रवण विधि के लिए?
ये वाला श्रवण और संभाषण कौशल ये दिया हुआ है सी वाला, तो थर्ड ऑप्शन रहेगा सही। आगे चलते हैं। सतत और समग्र मूल्यांकन की चर्चा की गई है। थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है मुझे प्रश्न, तो छोड़ने के लिए सोच रहा था कि इस प्रश्न को छोड़ देता हूँ, बाद में आपको बता दूंगा। सतत समग्र मूल्यांकनम संकेतयति, मतलब कि जो सतत और समग्र मूल्यांकन है वो संकेत करता है। किसके लिए संकेत करता है? तो ये अंतिम मूल्यांकन कहा जाता है क्या? विद्वत्तायाः तत्संबंधितः च, मतलब ये विद्वत्ता से संबंधित है। या फिर सर्व विद्या विषयाणाम मूल्यांकनम, सभी विद्याओं और विषयों का मूल्यांकन है। या फिर पाठ्य सहपाठ्य क्रियाकलापानाम मूल्यांकनम, सहपाठ्य क्रियाकलापों का मूल्यांकन है। और ये जो अपनी ये सीरीज चल रही है, ये प्रश्नोत्तर पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लगभग ये 2016 का पेपर है। तो कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया में जितने भी पेपर हुए हैं और उन पेपर्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत, तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पर लगवाने की कोशिश करूँगा। और इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई भी प्रश्न छूटे ना, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहें और देखते रहें। तो देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन इसका उत्तर जो वहाँ पर दिया था ये बी दिया हुआ था। समग्र सतत और समग्र मूल्यांकन संकेतित करता है, तो ये दिया हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको छोड़ देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है चतुर्थ कक्षायाः सौम्या नाम बाला पठन समये एकम अपरिचितम शब्दम पश्यति। क्या कह रहे हैं कि चतुर्थ कक्षा की जो बाला है, बालिका है, सौम्या नाम है उसका, वो पढ़ते समय एक अपरिचित शब्द देखती है। तो सा वह क्या करेगी जब देखती है? तो जब अपरिचित शब्द देखेगी पढ़ते समय, तो वो क्या करेगी, आपको यहाँ पर ये बताना है। ऑप्शन पहला दिया है संदर्भानुसारम अर्थस्य अनुमानम कुर्यात्, संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान करेगी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है शब्दस्यार्थ किंचित पृच्छेत, शब्द का अर्थ थोड़ा सा पूछेगी। और जो ये पेपर दिया है ये फरवरी 2016 का पेपर है, मैं यहाँ पर लिख दूँ, फरवरी 2016 का पेपर है ये, CTET का पेपर है, लेकिन ये MPTET के सिलेबस के अनुसार ही है। तो अपन यहाँ पर MPTET और CTET दोनों के लिए लगा रहे हैं। तीसरा दिया है शब्दम दुर्लक्षितम कुर्यात्, शब्द को दुर्लक्षित करेगी, अलग ही कर देगी। शब्दकोशे शब्दस्यार्थम पश्येत, शब्दकोश में शब्द के अर्थ को देखेगी। तो सही क्या रहेगा? पहला वाला, संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान करेगी। मतलब कि यदि शिक्षण के समय ऐसा हो कि चौथी कक्षा की कोई बालिका है, वो पढ़ते समय किसी भी एक अपरिचित शब्द को देखती है, तो वह निश्चित रूप से उस शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास करेगी और अर्थ को संदर्भ के अनुसार अनुमानित करेगी कि इसका अर्थ ये हो सकता है। तो यही रहेगा सही उत्तर। कौन सा वाला? पहला वाला ही, फर्स्ट रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है लेखनस्य प्रथम सोपानम अस्ति, लिखने का प्रथम सोपान अपन किसे कह सकते हैं? मार्गदर्शित लेखनम, गाइडेड राइटिंग है। या फिर प्रगति लेखनम, प्रगति लेखन। मुक्त लेखनम, मुक्त लेखन। या फिर संयत लेखनम, संयत लेखन। तो लेखन का प्रथम सोपान किसे कहेंगे? देखिए, प्रथम सोपान जो रहेगा वो मार्गदर्शित लेखन है। मतलब इस लेखन में बच्चे को लेखनी पकड़ना सिखाना, कैसे लेखनी पकड़ते हैं, कैसे लिखना है, तो ये सारा का सारा सम्मिलित रहेगा। तो ये कहलाएगा मार्गदर्शन, जो कि गाइडेड राइटिंग है, मार्गदर्शित लेखन कहलाएगा ये। आगे चलते हैं। संभाषण कौशलस्य विकासार्थम योग्यतमः मार्गः छात्रेभ्यः, मतलब संभाषण कौशलस्य, संभाषण कौशल के विकासार्थम, विकास के लिए, योग्यतमः मार्गः, योग्यतम मार्ग, अस्ति मतलब है, छात्रेभ्यः मतलब छात्रों के लिए। तो क्या कह रहे हैं? संभाषण कौशल के विकास के लिए छात्रों को योग्यतम मार्ग छात्रों के लिए कौन सा है? ऑप्शन पहला दिया है प्रकृत जीवन परिस्थितिम अधिकृत्य कथयितुम अवसर प्रदानम,
मतलब कि प्रकृत जीवन परिस्थिति के अनुसार जो भी जीवन चल रहा है उस जीवन परिस्थिति को ले करके, अधिकृत्य मतलब होता है ले करके, और कथयितुं मतलब कहने का, अवसर प्रदानम मतलब अवसर प्रदान करना, मतलब जो चल रहा है उसके आधार पर ही बच्चों को बोलने के अवसर प्रदान करना या फिर कहने के अवसर प्रदान करना। आगे भाषायाः संरचनायाः अनुशीलनम कर्तुम अवसर प्रदानम, भाषा की संरचना का अनुशीलन करने के लिए अवसर प्रदान करना। आदर्श श्रवण सामग्र्याः श्रवणार्थम अवसर प्रदानम, आदर्श श्रवण सामग्री को सुनने के लिए अवसर प्रदान करना। या फिर जटिल ग्रंथानाम पठनार्थम अवसर प्रदान करना, तो जटिल ग्रंथों को पढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना, ये तो होगा नहीं बिल्कुल से। तो पहला वाला सही रहेगा। संभाषण कौशल के विकास की चर्चा चल रही है, तो जो सामान्य जीवन चल रहा है, प्रकृत जीवन चल रहा है, उसकी परिस्थितियों के आधार, उसको आधारित करके और बोलने के अवसर देना बालक को, ये रहेगा सही। पहला वाला ही रहेगा सही। चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है वर्णमालायाः अक्षराणाम लेखनार्थम विद्यार्थिनः समर्थान कर्तुम। क्या कह रहे हैं? वर्णमाला के अक्षरों को लिखने के लिए विद्यार्थियों को समर्थ बनाने के लिए, वर्णमाला के अक्षर लिखने को विद्यार्थियों को समर्थ बनाने के लिए शिक्षकः तान कथयति, शिक्षक उनको कहता है। क्या कहता है? कथम अक्षर निर्माणम, कथम अक्षर निर्माणार्थम, मतलब कि कथम मतलब कैसे, अक्षर निर्माणार्थम अक्षर निर्माण करने के लिए रेखांकनम करणीयम, किस प्रकार से रेखांकन करना है, वक्र करणीयम वक्र करना है, पाश करणीयम पाश करना है, एतद अस्ति, ये सब क्या हैं? तो बताना है आप लोगों को कि ये सब क्या हैं। पहला दिया है लेखन यंत्रम, लेखन यंत्र का। दूसरा दिया है लेखन प्रक्रिया, लेखन प्रक्रिया का। प्रवाही लेखनम, प्रवाही लेखन। और चौथा दिया है रेखा लेखनम, रेखा लेखन। तो सही उत्तर क्या रहेगा? बालक के लेखन प्रक्रिया के निर्माणार्थ शिक्षक बालकों से अक्षर के रेखांकन इत्यादि विधियों का पूर्व प्रयोग करता है। अतः वर्णमाला के अक्षरों के निर्माण हेतु उपर्युक्त कथनों के अनुसार वह क्या कर रहा है? प्रक्रिया लेखन जो दिया हुआ है, प्रक्रिया लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत समाहित एवं सन्निहित होनी चाहिए। ये जो सारी की सारी ये चीज़ें हैं, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, अक्षर निर्माण के लिए रेखांकन करना, वक्र करना और पाश करना, तो ये सब का सब कहाँ पर होगा? लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत। ये वाला बी दिया हुआ है, ये रहेगा सही उत्तर। थोड़े से हार्ड भी हैं प्रश्न यहाँ पर, तो आप लोगों को समझना है कि ऐसे प्रश्न भी वहाँ पूछे जा सकते हैं। बहुत हार्ड प्रश्न है ये, बहुत अभ्यास की आवश्यकता है आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। यह शिक्षकः छात्रान् अधिकं बाल साहित्यं पठितुं प्रेरयति, सः छात्राणाम, मतलब क्या कह रहे हैं? यह मतलब होता है जो, शिक्षकः मतलब होता है शिक्षक, जो शिक्षक, छात्रान मतलब छात्रों को, अधिकम बाल साहित्यम अधिक बाल साहित्य, पठितुम मतलब पढ़ने के लिए, प्रेरयति मतलब प्रेरित करता है, सह मतलब वह, छात्राणाम मतलब छात्रों को। तो जो शिक्षक छात्रों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वह छात्रों के लिए क्या कर रहा है? संभाषण कौशलम वर्धयितुमिच्छति, वह छात्रों का संभाषण कौशल बढ़ाने के लिए की इच्छा करता है। श्रवण कौशलम वर्धयितुमिच्छति, श्रवण कौशल बढ़ाने की इच्छा करता है। पठन कौशल वर्धयितुमिच्छति, पठन कौशल बढ़ाने की इच्छा करता है। लेखन कौशलम वर्धयितुमिच्छति, लेखन कौशल बढ़ाने की इच्छा करता है। तो क्या रहेगा सही? उसके मन में क्या चल रहा है कि कौन से कौशल का उसका विकास हो? तो बाल साहित्य पढ़ने के लिए जब प्रेरित कर रहा है तो पठन कौशल वर्धयितुम, ये रहेगा सी वाला सही उत्तर, सी रहेगा सही। आगे चलते हैं। प्रथम कक्षायाः छात्राणां कृते भाषायाः पठनार्थम अधोलिखितेषु कतमः विषयः योग्यतमः भवति, मतलब प्रथम कक्षा का छात्र है
प्रथम कक्षायाः छात्राणां कृते, मतलब पहली कक्षा के छात्रों के लिए, तो पहली क्लास है, पहली कक्षा, तो पहली कक्षा के छात्रों के लिए, भाषायाः पठनार्थम, भाषा पढ़ाने के लिए, अधोलिखितेषु, नीचे दिए गए में, कतमः, कौन सा, विषयः, विषय, योग्यतमः भवेत्, योग्यतम होगा, कौन सा विषय योग्यतम होगा, तो ऑप्शन पहला दिया है मम विश्वः, मेरा विश्व, परिवहनम, परिवहन, यातायात, मम देशः, मेरा देश, या फिर मम परिवारः, मेरा परिवार। तो कौन सा विषय यहाँ पर चयनित होगा, क्या रहेगा इसका सही उत्तर बताना है आपको। तो सही उत्तर रहेगा मम परिवारः, मतलब कि जब बच्चा पहली क्लास में है, बहुत छोटा है, तो उसके लिए इस प्रकार से विषय दे दिए जा सकते हैं कि ये पढ़े बच्चा, मतलब कि प्रथम कक्षा के छात्रों को भाषा पठन कार्य में मम परिवार यह विषय श्रेष्ठ भी होगा और उत्तम भी होगा, क्योंकि बालक को इस कक्षा के हिसाब से तथा कक्षा उम्र आंकड़े से सबसे प्रिय परिवार ही है, जिसका उसे अल्प ज्ञान और कोश उसकी स्मृति में सन्निहित है। तो यही रहेगा सही। दिया हुआ है शिक्षाधिकाराधिनियमानुसारम, मतलब RTE, प्रत्येकम छात्रस्य अधिकारः अस्ति, तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्र का अधिकार है। क्या है अधिकार प्रत्येक छात्र का RTE के अनुसार? राजकीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, राजकीय भाषा के अनुसार सीखने का अधिकार है। आधुनिक भाषा, भारतीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, आधुनिक भारतीय भाषा के अनुसार सीखने का अधिकार है। या फिर मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम, मातृभाषा के अनुसार सीखने का, या आंग्ल भाषा माध्यमेन, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से बताना है आपको। तो क्या कह रहे हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है RTE, तो इसके अनुसार सभी छात्रों को यह अधिकार दिया जाता है कि वह शिक्षा अध्ययन अपनी मातृभाषा के अनुसार ही करेगा। क्या कह रहे हैं, मातृभाषा के अनुसार ही करेगा। उस छात्र को जबरन किसी अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षण नहीं दिया जा सकता, या फिर न दिया जाए। वह बालक स्वतंत्र है, इसलिए मातृभाषा को बालक के प्रथम पाठशाला की जननी के रूप में स्थान दिया गया है। यही रहेगा सही, मातृभाषा माध्यमेन। आगे चलते हैं। दिया हुआ है योग्यावसर प्रदानेन अनेक भाषाणाम अधिगमः, मतलब क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा प्रश्न आपको समझना है। योग्यावसर प्रदानेन, योग्य अवसर प्रदान करने से अनेक भाषाणाम अधिगमः, अनेक भाषाओं का अधिगम कैसा होगा, छात्राणाम कृते कष्टप्रदः न भविष्यति, छात्रों के लिए कष्टप्रद नहीं होगा। स्वाभाविकः भवति, स्वाभाविक होगा या फिर होता है, यहाँ पर भवति है वहाँ भविष्यति है, तो यहाँ होता है। छात्राणाम कृते भारः भविष्यति, छात्रों के लिए भार होता है। छात्राणाम कृते कष्टप्रदः भविष्यति, छात्रों के लिए कष्टप्रद होता है। तो क्या रहेगा सही, योग्य अवसर प्रदान करने से अनेक भाषाओं का अधिगम जो है वो, तो पहला रहेगा सही ऑप्शन, क्योंकि छात्रों को यदि अनेक भाषाओं का ज्ञानपूर्वक अध्ययन करा दिया जाए तो छात्रों को शिक्षण कार्य, सामाजिक परिवेश इत्यादि में कठिनाई कम होती है, और उसके पश्चात उन्हें विभिन्न परिवेश के छात्रों के मध्य कठिनाई का अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता, अर्थात ग्रुप में समावेश हो जाएगा उनका इस कारण से। तो उन्हें सभी प्रकार के अवसर मिलने चाहिए। तो पहला वाला रहेगा सही, छात्राणाम कृते कष्टप्रदः न भविष्यति, उन्हें कष्टप्रद नहीं होगा यदि अनेक भाषाओं को सीखने का अवसर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कोशिश मेरी यही है कि जल्दी से जल्दी वीडियोस लाऊं आप लोगों के लिए। और आप लोग या तो CTET की तैयारी कर रहे हैं या MPTET की तैयारी कर रहे हैं, लगभग सिलेबस सेम है। आप लोगों को बता दूं कि CTET का सिलेबस बिल्कुल सेम है। CTET में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है MPTET के हिसाब से, लेकिन आपको सारी की सारी बुक्स CTET की पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और सारे प्रश्न लगाने हैं, और जितने भी क्वेश्चंस आपको नए नए देखने को मिले सब लगाने की कोशिश करना है। और कोशिश ये रहेगी कि और भी जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनके एक एक वीडियो आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूं, तो आप लोगों का कुछ और हद तक अच्छा हो। लेकिन आप तैयारी बंद बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई मित्रों ने तैयारियां बंद कर दी हैं,
तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि कुछ नहीं होना है या फिर परीक्षा नहीं होनी है या फिर कुछ भी। तो बराबर तैयारी करते रहें जिससे कि एक आपका जो अनुभव है वो बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप लोगों को ये वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करना